हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखते हैं, जिसका हम चैप्टर फर्स्ट आज कर रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो एक ऐसी इकोनॉमिक्स वेयर वी स्टडी अबाउट द होल इकोनॉमी। जब हम पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, एक कंट्री की या पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को जब हम देखते हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बन जाया करती है। 11th क्लास में हमने माइक्रो पढ़ी थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें हमने ज़्यादातर देखा था कि एक सिंगल यूनिट, एक सिंगल इंडिविजुअल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन मैक्रो में ऐसा नहीं होता। मैक्रो में सभी को या सभी कंसेप्ट के ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। माइक्रो में हमने देखा था कि सेविंग जो रहा करती है वो एक हम कह सकते हैं एक काफ़ी अच्छी चीज़ रहा करती है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। लेकिन मैक्रो में सबसे बुरी बात सेविंग्स ही होती है। जैसे अगर सारे सिटीजन्स किसी भी इकोनॉमी के सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो सेविंग उस इकोनॉमी में इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे लोगों के पास जो परचेजिंग पावर होगी वो धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाती है। यानी लोगों डिमांड करना कम कर देते हैं, यानी एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी की डाउनवर्ड जाना स्टार्ट कर देती है। जब मार्केट में डिमांड ही नहीं होगी तो प्रोडक्शन कैसे होगा? तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपना प्रोडक्शन धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो प्रोडक्शन लेवल भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा ड्रास्टिकली। और फिर हमें इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है एम्प्लॉयमेंट पे। जब प्रोड्यूसर्स का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, तो वो ज़्यादातर अपने एम्प्लॉयज़ को निकालना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जो रेट चलता है इकोनॉमी में वो भी डाउनवर्ड में चला जाता है। तो हमने देखा कि एक सिंगल यूनिट को अगर हमने थोड़ा सा चेंज करा, तो पूरी की पूरी इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ गया। इसी को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, जिसमें हम सिंगल यूनिट को चेंज करके पूरी इकोनॉमी को चेंज करने की काबिलियत रख सकते हैं। तो इसमें आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ गुड्स। इसमें जो डिफरेंस है मैक्रो और माइक्रो का, वो मैंने पहली वीडियो में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो अब आगे चलते हैं विच इज टाइप्स ऑफ गुड्स। तो पहला टाइप आता है फाइनल गुड्स। तो इनकी डेफिनेशन को अगर हम देखते हैं, तो ये फाइनल गुड्स किन गुड्स को कहा जाता है या किन्हें कहा जाता है? तो दे क्रॉसेस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ये प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को पार कर चुके हैं। अब इनमें प्रोडक्शन के लिए कुछ भी नहीं बचा है, यानी कि ये फैक्ट्री से निकल चुके हैं। दे आर रेडी फॉर कंजम्पशन, ये कंजम्पशन के लिए पूरी तरह से रेडी है। इनमें अब और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है दे ऑलवेज ऐड इन नेशनल इनकम। फाइनल गुड्स की जो वैल्यू रहा करती है वो हमेशा नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती है। तो ये तीन जो है हमें पॉइंट काफ़ी ध्यान में रखने कि दे क्रॉसेस द लाइन ऑफ प्रोडक्शन, दे आर रेडी फॉर कंजम्पशन एंड ऑलवेज इंक्लूड इन नेशनल इनकम। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? अ कार परचेज बाय अ हाउस होल्ड। अगर कोई परिवार अपने लिए गाड़ी खरीदता है तो वो उसके लिए फाइनल गुड माना जाता है। अब ये तो है नहीं कि वो अपनी गाड़ी खरीद कर किसी और को देने के लिए चला जाएगा या चलाने के लिए दे देगा, ऐसा नहीं होता। अ लॉफ ऑफ ब्रेड या फिर मिल्क परचेज बाय अ हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल फाइनल गुड के माने जाते हैं। फाइनल गुड वो गुड्स रहा करते हैं जो हम खुद के लिए यूज़ करने के लिए, खुद के कंजम्पशन करने के लिए खरीदा करते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हमारे दूसरे गुड्स पे, विच इज़ इंटरमीडिएट गुड्स। तो दे डोंट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर बी आएगा, फाउंड्री लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे बी आएगा, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि इनमें अभी प्रोडक्शन करना काफ़ी बाकी है। दे आर नॉट रेडी फॉर कंजम्पशन, इन्हें अभी सीधा कंज्यूम नहीं किया जा सकता, इनमें अभी और कुछ काम किया जाना है, यानी कि अभी ये फैक्ट्री से बाहर नहीं निकले हैं। दे नेवर ऐड इन नेशनल इनकम, इनको कभी भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम में। सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही कंसीडर किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स में अभी काम होना बाकी है, और उसके बाद जब इनका काम पूरा हो जाएगा तो ये क्या बन जाएंगे? फाइनल गुड बन जाएंगे, जिसकी वजह से फाइनल गुड की तो वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड हो ही जाती है। तो बार बार अगर हम गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते चले जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम अराइज हो जाया करती है, जिसे हम जब नेशनल इनकम का चैप्टर आएगा तब अच्छे से देखेंगे। अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? फ्लोर यूज्ड बाय अ बेकर टू मेक ब्रेड। अगर किसी बेकर ने आटा ले लिया तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट रहेगा, क्योंकि वो उससे आगे ब्रेड बनाएगा, बिस्किट बनाएगा, या कुछ भी जो है वो बनाना चाहता है वो बनाने की कोशिश करेगा। वीट सोल्ड टू अ मिलर एक्सेट्रा। तो ऐसी
गुड्स जिनमें अभी और ज़्यादा काम होना और ज़्यादा जो है प्रोडक्शन होना बाकी है, जिनको हम सीधा या सीधे तौर पे कंज्यूम नहीं कर सकते, ऐसे गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि ये कभी भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं होते। अब एक क्वेश्चन जो है अराइज होता है कि कैन द सेम गुड बी फाइनल और इंटरमीडिएट? क्या कोई गुड फाइनल भी हो सकता है या इंटरमीडिएट या फिर दोनों हो सकता है? तो यस, द सेम गुड कैन बी क्लासिफाइड एज बोथ अ फाइनल एज वेल एज एन इंटरमीडिएट डिपेंडिंग ऑन इट्स यूज। ये सारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, हम उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब हम इसी एग्जांपल को देख लेते हैं फ्लोर वाले को, अगर कोई हाउस होल्ड फ्लोर को लेता है तो ऑब्वियस सी बात है वो उसको सीधा कंज्यूम करने के लिए खरीद रहा है, लेकिन अगर बेकर उसे ले रहा है तो वो आगे प्रोडक्शन के लिए करेगा। तो फ्लोर एक गुड है जो दोनों ही बन सकता है। फाइनल किसके लिए हो गया, वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं उनके लिए, या जो हाउस होल्ड वाले खरीदते हैं उनके लिए, क्योंकि वो सीधा कंज्यूम करेंगे। और फ्लोर जो है इंटरमीडिएट गुड्स किसके लिए हो जाएगा, इस बेकर के लिए, क्योंकि वो इससे आगे प्रोडक्शन करने वाला है, इससे आगे इनकम जनरेट करने वाला है। तो कोई भी गुड फाइनल और इंटरमीडिएट हो सकता है, सिर्फ डिपेंड करता है उसके यूजेस पर। तो ये था हमारे पास फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।